हेलो हेलो यस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टैटिस्टिक्स हम लोग कवर कर रहे थे और स्टैटिस्टिक्स को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट टॉपिक जो मैंने इसमें पढ़ाया था दैट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, सो कोरिलेशन कोफिशिएंट को इन जनरल हम लोग आर से डिनोट करते हैं या फिर रो से डिनोट करते हैं। आर की वैल्यूज मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यूज मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम -1 होगी। नाउ द कंसर्न इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। आर मुझे कैलकुलेट कैसे करना है, कैसे फाइंड आउट करना है अगर एक्स एंड वाई का डेटा दिया हुआ है तो। सो वी विल लर्न टू मेथड टू फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर। ओके, सो फर्स्ट वन इज अ स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड, स्कैटर वर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ स्प्रेडनेस ऑफ डेटा होगा और उस स्प्रेडनेस ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग मुझे कोरिलेशन कोफिशिएंट आर के बारे में बताया जाएगा कि आर एक्चुअली क्या हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें एक ग्राफ बनाता हूं और वो ग्राफ एक्स एंड वाई के बीच में होगा क्योंकि मैं कोरिलेशन कोफिशिएंट आर जो है वो एक्स एंड वाई वेरिएबल के बीच में निकाल रहे हैं। सो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैंने कुछ डेटा लिया और उन डेटा को मैंने ऑब्जर्व किया कि वो सारे के सारे डेटा सेट एक लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं। इनका कोऑर्डिनेट लेट्स से x1 y1 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट x2 y2 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट x3 y3 है और यहाँ पर x4 y4 है। तो सिंपली मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी डेटा दिया हुआ है उसके पेयर एक लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं। अगर आप इस पेयर को ऑब्जर्व करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि x इंक्रीज कर रहा है तो सर y भी इंक्रीज कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। एज ऑल द डेटा सेट लाइज ऑन अ सिंगल लाइन, डजंट मैटर व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये 45 डिग्री हो या फिर 30 डिग्री हो या फिर 10 डिग्री हो, डजंट मैटर। दे सबके सब जो भी हैं डेटा सेट वो सबके सब एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, हम लोग बोलेंगे r इज इक्वल टू +1। r की वैल्यूज +1 होगी। ओके, सेकेंड वन, इसी डेटा सेट को मैंने कुछ ऐसे लिखा इस तरीके से, जितने भी डेटा सेट हैं वो लाइन के ऊपर ही लाइज कर रहे हैं, ऑल आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। ओके, लेकिन अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो x इंक्रीज कर रहा है सर, y डिक्रीज कर रहा है। दोनों का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स है। वी विल से दैट सर 100% मैच तो कर रहा है पेयर, लेकिन वो निगेटिव डायरेक्शन में मैच कर रहा है। r की वैल्यूज -1 होगी। c x एक्सिस y एक्सिस, कुछ डेटा लाइन पे हैं और कुछ डेटा इस लाइन से बाहर निकल कर आ रहे हैं। सो कंप्लीट डेटा आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन, बट वी कैन ऑब्जर्व जैसे x इंक्रीज कर रहा है y भी इंक्रीज कर रहा है। इट मींस पॉजिटिव कोरिलेशन तो होगा। वी विल से दैट r की वैल्यूज 0 से 1 के बीच में होगी। 0 नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ डेटा सेट लाइन पे है, 1 नहीं बोल सकते क्योंकि 100% लाइन पे नहीं है, बट वी कैन से दैट वैल्यूज विल लाइज बिटवीन 0 to 1। D सिमिलरली मैंने एक ऐसा लाइन बनाया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। कुछ डेटा सेट लाइन पे हैं और कुछ डेटा सेट लाइन पे नहीं है। x इंक्रीज कर रहा है सर, y डिक्रीज कर रहा है। x इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। वी विल से दैट -1 इज लेस देन r इज लेस देन 0। ओके, r की जो वैल्यूज होगी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होगी -1 से 0 के बीच में होगी। द लास्ट वन, एक बच गया कि सर r इज इक्वल टू 0 का क्या केस बन सकता है। सो जो स्प्रेडनेस ऑफ डेटा होगा इस केस में वो सबसे ज्यादा होगा। लेट्स से डेटा आर लाइंग लाइक दिस वन। डेटा एक रैंडम मैनर में स्प्रेड है, किसी लाइन को वो नहीं बता रहे हैं, कुछ ऐसा स्प्रेड है डेटा। सो इन दिस केस वी विल से दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज इक्वल टू 0। सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा? अगर गेट के एग्जामिनेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्कैटर डायग्राम से क्वेश्चंस आएंगे
तो आपको कुछ ऐसे आएंगे, इन 5 में से कोई एक ग्राफ दे देगा और पूछेगा व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट आर क्या होंगे, ओके और आपको बताना होगा। तो सिंपल सी है, ऑप्शन में भी ऐसे होंगे 0 to 1, -1 to 0, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू -1 टाइप, ओके। सो दिस इज वेरी सिंपल कि ग्राफ दिया हुआ रहेगा और ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा, ओके। सेकेंड मेथड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड। सो राइट डाउन सेकेंड वन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड। सर इस मेथड की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास स्कैटर डायग्राम का मेथड था? देखो क्वेश्चंस जब ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं तो स्टेटमेंट में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, विच वन इज मोर एक्यूरेट, कार्ल पियर्सन स्कैटर डायग्राम मेथड, या फिर स्कैटर डायग्राम मेथड इज मोर एक्यूरेट देन कार्ल पियर्सन इज मोर एक्यूरेट देन स्कैटर, बोथ आर एक्यूरेट, नन ऑफ देम आर एक्यूरेट, लाइक दिस वन, ओके। सो वी विल वर्क ऑन कार्ल पियर्सन मेथड। आपने जो स्कैटर डायग्राम का मेथड पढ़ा, उस स्कैटर डायग्राम मेथड में जब मैंने ये वाली केस ली तो आपने बोला कि सर इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, कितना होगा वो ये मेथड नहीं बता रहा है। स्कैटर डायग्राम मेथड वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है कि वो वैल्यू 0 to 1 के बीच में होंगे, लेकिन वो कितने होंगे वो वैल्यूज नहीं बता रहा है। सो जब वो वैल्यूज नहीं बता रहा है, इट मीन दिस मेथड इज लेस एक्यूरेट, ओके। इससे हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता है। दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग विथ कार्ल पियर्सन मेथड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड। So Karl Pearson coefficient R or rho is equal to covariance between x comma y upon sigma x sigma y. Sir, what will be the covariance x comma y? So we will take covariance x comma y is equal to sigma dx dy upon n. मैं ये चीज अब नहीं लिख रहा हूं sigma dx upon n into sigma dy upon n, बिकॉज ये दोनों 0 हो रहे हैं, सो इस टर्म को मैंने यहां से हटा दिया, ओके। नाउ सेम वे में मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहा हूं, सिग्मा एक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं लिखूंगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा वाई कैलकुलेट करूंगा सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन। ये कंप्लीट फार्मूला हमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड के अकॉर्डिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की वैल्यू देगा, ओके। सो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि अगर कोवेरियंस पॉजिटिव है देन व्हाट विल बी द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर। हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस की मैं बात करूं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ओके। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, कोवेरियंस नेगेटिव, कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर ये 0 है तो ये 0 है ना। सो पहले तो ये फार्मूला लिख लीजिए और इस फार्मूले के बाद मैं एक टेबल बनाकर रख दूंगा जिससे कि आपको एनालाइज हो जाएगा कि हाँ कोवेरियंस 0 है तो आर क्या लेना है और किस तरीके से लेना है। If covariance x comma y is greater than 0, r is greater than 0. If covariance x comma y is equal to 0, r is equal to 0. If covariance x comma y is less than 0, r is less than 0. Okay. सो कोवेरियंस और कोरिलेशन कोफिशिएंट आर में एक डायरेक्ट रिलेशन हमें मिल रहा था और वो रिलेशन मैंने यहाँ पर मेंशन किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के रिलेशन से क्वेश्चन हो सकता है, बहुत ही रेयरली स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मे बी ना आए, लेकिन अगर आएगा तो हो सकता है इस टाइप से रिलेशन से क्वेश्चन हो सकते हैं। एटलीस्ट एक क्वेश्चन हमें करना चाहिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड से आर को कैलकुलेट करने वाला। सो लेट्स राइट अ क्वेश्चन एंड हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन इज रैंडम वेरिएबल्स x and y are given below. (1, 2, 3, -1, 0, 1).
थोड़ा चेंज कर लो क्योंकि -1 2 3 कर लो, ठीक है। सो फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट आर बिटवीन x एंड y। हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट r फाइंड आउट करना है बिटवीन x एंड y के लिए, ओके। सो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। सिंपल सा है। सबसे पहले मैं डेटा को टेबल में बना लूंगा और टेबल में बनाकर मैं फार्मूले में यूज कर लूंगा। सो मैं यहाँ पर x लिखता हूँ, मैं यहाँ पर y लिखता हूँ, 1 2 3 -1 2 3, ओके। मुझे x बार की जरूरत पड़ेगी, x बार निकाल लेते हैं। 3 + 2 5 + 1 6, 6 / 3 दैट इज 2। मैं y बार कैलकुलेट करूंगा, y बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 + 2 5, 5 - 1 4, सो दिस इज 4 / 3, ओके। सो मैंने डेटा सेट पूरा लिख लिया है। नाउ व्हाट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट r? r इज कोवेरियंस x, y अपॉन सिग्मा x सिग्मा y। नाउ कोवेरियंस x, y का फार्मूला क्या था? सिग्मा dx dy अपॉन n। सो मुझे dx चाहिए, dy चाहिए। सो वी विल राइट हियर dx 1 - 2 -1 2 - 2 इट इज 0 3 - 2 1। सिग्मा dx की बात करूंगा, ये 0 आएंगे। dy लिख लेता हूँ, -1 - 4/3 -1 - 4/3 करेंगे तो -7/3 हो जाएंगे ये। 0 - 4/3 सॉरी 2 - 4/3 2 - 4/3 it will be 2/3, so I will write 2/3 here। 3 - 4/3 3 3 is 9 9 - 4 it will be 5/3, so I will write 5/3 here। अगर आप सिग्मा dy करोगे तो ये भी 0 आएगा, ओके। नाउ मुझे टेबल बनाना चाहिए dx dy का, मुझे dx स्क्वायर चाहिए, dy स्क्वायर चाहिए, वेरिएंस कैलकुलेट करना। इन दोनों का मल्टीपल 7/3 0 5/3, ओके। सिग्मा dx dy की मैं बात करूं तो इन दोनों का एडिशन 7 + 5 12 12 / 3 दैट इज 4। सिग्मा dx स्क्वायर करना होगा तो dx का स्क्वायर कर लेते हैं 1 0 1। सिग्मा dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2। dy का स्क्वायर करना पड़ेगा 49/9 4/9 एंड 25/9। इन सबको ऐड कर लीजिए। 49 + 5 4 दैट इज 53 एंड 25 दैट इज 78। सो 78/9 दिस इज 78/9 सिग्मा dy स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। सो कोवेरियंस x, y की अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा सिग्मा dx dy अपॉन n। तो सिग्मा dx dy कितने आ गए सर? इट इज 4 डिवाइडेड बाई n। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर? 3। सो 4/3 इज द कोवेरियंस। कोवेरियंस पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव आएगा, ओके। सिग्मा x कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n। चेक कर लेना कहीं शायद मैंने मिस्टेक ना किया हो फार्मूला लिखते समय कोवेरियंस वाले में। शायद आई थिंक मैंने मिस्टेक किया होगा तो ऐसा किया होगा, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n लिखा होगा। सिग्मा x की वैल्यूज स्क्वायर रूट में आएगी, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट में आएगा, ये चेक कर लीजिएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि जस्ट मैंने लिखते टाइम पे ये मिस्टेक किया है तो उसको करेक्टिफाई कीजिएगा। स्क्वायर रूट नहीं लिखा है तो वहां पर स्क्वायर रूट लिखना है, ओके। उसी तरीके से सिग्मा y के फार्मूले में अगर स्क्वायर रूट मैंने नहीं लिखा है तो आप उसको करेक्ट करके स्क्वायर रूट लिखिए। वेरिएंस का फार्मूला सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन करेंगे तो वो स्क्वायर रूट में आएगा, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ओके। सो सिग्मा x कैलकुलेट कर रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n। सो dx स्क्वायर कैलकुलेट किया है सर, इट इज 2 डिवाइडेड बाई 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 आ गया। सिग्मा y कैलकुलेट कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा dy स्क्वायर अपॉन n। सो dy स्क्वायर आ रहे हैं हमारे पास 78/9 डिवाइडेड बाई 3, सो वी विल राइट 78/27। सो जस्ट r इज इक्वल टू कोवेरियंस
x कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ओके, सो कोवेरियंस 4/3 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 है एंड सिग्मा वाई 78/27 है। हेलो, सो देख लीजिए, आंसर आप कैलकुलेट कर लो, देख लो क्या आ रहा है। सो जस्ट कैलकुलेशन करने हैं आपको। So r is equal to 4/3 divided by square root 2 into 78 अपॉन 3 into 27। जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। 26 और कुछ कैंसिल होगा नहीं, 58 अपॉन 27। सो 4/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 52। कैलकुलेट कर लीजिए। 0.96 आ रहे हैं। ओके, ठीक है। विनय और नीलेश और निक, इतने लोगों ने आंसर दिया है। तो जस्ट हमें कैलकुलेशन पता चल गया कि किस तरीके से करना है और क्या आंसर आ रहा है। हाउएवर जस्ट आई विल सजेस्ट कि अगर ऑप्शंस दूर दूर में होंगे, जैसे एक ऑप्शन है 0.1, एक ऑप्शन है 0.8, एक ऑप्शन है 0.9, तो ये दोनों तो क्लोज में हैं भी, लेकिन ये काफी दूर में है, तो मुझे क्या डायरेक्टली जस्टिफिकेशन मिल सकता है? क्या कुछ शॉर्ट ट्रिक सर आप बता सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो काफी लेंदी जा रहा है ना? क्या कुछ शॉर्ट ट्रिक वर्क कर सकता है? लेट्स से मैं कुछ डेटा सेट आपको दे रहा हूं और आप अपने तरीके से उसको बाद में कैलकुलेट करके देखना। मैं रिजल्ट आपको डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से बता दूंगा कि इसका क्या आंसर आएगा। ओके, 1 2 3 3 6 9 ऐसा डेटा सेट है। आप ऑब्जर्व कीजिए तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि इन दोनों के बीच का गैप 1 है, इन दोनों के बीच का गैप 1 है, फिक्स है। जो भी हो, मान लीजिए k है तो यहां पर भी क्या है, k है। इन दोनों के बीच का गैप k है। लेट्स से दिस इज k1, दिस इज k2 एंड दिस इज k2। दोनों में डिफरेंस चेंज हो सकता है, लेकिन इनके बीच में y के बीच में जो गैप आ रहा है वो फिक्स है, x के बीच में जो गैप आ रहा है वो भी फिक्स है। मैंने आपसे बोला कि x इंक्रीज कर रहा है, तो y के बारे में बताइए कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सर y भी इंक्रीज कर रहा है। अब ऐसे एग्जैक्ट गैप होने के कारण मैं बोलूंगा कि जो भी डेटा सेट है वो एग्जैक्ट लाइन पे ही लाइज करेगा, वो लाइन से डाइवर्ट नहीं होगा। वी विल से दैट r इज इक्वल टू +1 होगा, r चेंज नहीं करेगा, वो एग्जैक्टली +1 निकल कर आएगा। आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में मैं जा रहा हूं, सेकंड में एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहा हूं कि लेट्स से x एंड y इज देयर, लेट्स से 2 4 6 8 इज देयर। नाउ मैं यहां पर लिख लेता हूं 0 0 -3 -6 -9। ओके, इन दोनों के बीच में गैप सर 2, इन दोनों के बीच में गैप सर 2, इसके भी बीच में 2। ओके, इसके बीच में गैप 3 का है, फिर से 3 का है, फिर से 3 का है, 3 -3 जो भी बोल लीजिए। ओके, सो एज वी विल इंक्रीज x को इंक्रीज कर रहा हूं तो y की वैल्यू जो हो रही है ना वो डिक्रीज कर रही है। इट मीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट r जो होंगे वो निगेटिव होंगे, इसकी कंफर्मेशन मिल गई। अब x में गैप फिक्स है, y में गैप वो भी फिक्स है, मतलब एग्जैक्ट होगा, और एग्जैक्ट होगा तो मैं बोलूंगा r इज इक्वल टू -1 होंगे। ये दो मैंने बताया। अब तीसरे पे जाता हूं। अगर ऑप्शंस गैप गैप पे रहा तो हम डिसीजन डायरेक्टली ले सकते हैं क्या? लेट्स से x एंड y गैप गैप मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे दिया हुआ है, 0.3 0.6 0.8 0.9 1, तो क्या मैं ऐसा कुछ रिस्क ले सकता हूं? लेट्स से यहां पर 2 4 6 है, यहां पे 1 3 6 है, 1 3 6 है। सर इन दोनों के बीच का गैप 2, इनके बीच का गैप 2, इनके बीच का गैप सर 2, इनके बीच का गैप सर 3,
एक डेटा डाइवर्ट हो रहा है, मतलब परफेक्ट होने में थोड़ा सा लॉस हो रहा है। अच्छा, x इंक्रीज कर रहा है तो y क्या हो रहा है? सर ये भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव तो होगा। तो जब इसके लिए आप r कैलकुलेट करोगे तो ये नियरली इक्वल टू 1 के नजदीक में होगा, चाहे r इक्वल टू 0.94 आए, 0.96 आए, ऐसा कुछ डेटा निकल कर आएगा, ये नियरली इक्वल टू 1 होगा। 1 नहीं होगा, मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि 1 नहीं होगा, लेकिन 1 के नजदीक में होगा, इतनी मैं बोल रहा हूं। अगर ऑप्शंस में ऐसे रहे 0.1, 0.3, 0.96, 1, तो हमें कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगी कि नहीं सर ये दोनों तो नहीं होगा, हम इसकी तरफ जा सकते हैं। हाउएवर आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है, 0.96 आ रहा है, 0.94 आ रहा है, क्या आ रहा है वो पता चलेगा आपको। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको दे रहा हूं वो अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर और रो, इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर? वो तो हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो हमने बोला कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टाइप से बन जाएगा, डेटा दिया होगा, आर की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं? सो लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व कि मैं क्या चीजें यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सो सर आर की वैल्यू जो होती है ना, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होती है। कोवेरियंस कैसे लिख रहे थे? कोवेरियंस लिख रहे थे सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन। स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स कैसे लिख रहे थे? स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस कैंसिल आउट हो रहा है। क्या कैंसिल आउट होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एन और ये एन कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मैंने यहां से एन हटा दिया, मैंने यहां से भी एन हटा दिया और मैंने यहां से भी एन हटा दिया। सो सिंपली वी कैन राइट इट एज सिग्मा डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी वाई स्क्वायर। ओके, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन कोई ऐसा मत कर देना इसको गलती से सिग्मा डी एक्स डी वाई। ओके, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट है, सिग्मा डी वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट है। ओके, अब ये आर शिफ्टिंग पे, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, स्केलिंग पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, हमें इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन चाहिए। ओके, लेट्स से हम लोग x को चेंज कर रहे हैं x माइनस 1 से और y को चेंज कर रहे हैं y माइनस b से। देयर विल बी सम इफेक्ट और नॉट, इफेक्ट होगा या नहीं होगा, हमें इस चीज पे वर्क करना है। ओके, सो मैं सिग्मा dx क्या होता है? x माइनस x बार होता है, dy क्या होता है? y माइनस y बार होता है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर। ओके, सिग्मा dy क्या होता है? y माइनस y बार होल स्क्वायर। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर मैं x का एवरेज निकालूं तो x बार लिख रहा हूं। ओके, x माइनस a का अगर मैं एवरेज निकालूं, x माइनस a का एवरेज निकालूं तो आप इसका एवरेज क्या लिखोगे? इसका तो एवरेज x बार आया, इसका एवरेज क्या लिखोगे? सर x बार माइनस a। जो a सबस्ट्रैक्ट हो रहा है वो मीन में भी सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेम सबस्ट्रैक्ट होगा। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट r किसके बीच में है? x एंड y के बीच में है। अब हमें किसके बीच में चाहिए? सर x माइनस a y माइनस b के बीच में चाहिए। क्या कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? सो x को मैं चेंज कर रहा हूं x माइनस a से, तो x बार जो चेंज होगा वो x बार माइनस a से चेंज होगा। जरा इसको सॉल्व करना, क्या रिजल्ट दे रहा है? इसको सॉल्व किया, x माइनस a माइनस x बार माइनस माइनस प्लस a एंड a कैंसिल, सो रिजल्ट x माइनस x बार ही हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आया। पहले x माइनस x बार था, शिफ्ट x में शिफ्टिंग करने पे वो वापस से x माइनस x बार ही है। ओके, अगेन y माइनस y बार में देखते हैं। सर y को मैंने b से शिफ्ट किया, मैं y माइनस y बार माइनस b ऐसा लिखूंगा, तो मैं y माइनस b माइनस y बार प्लस b, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, y माइनस y बार ही बचे। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं। इट मींस कोरिलेशन कोएफिशिएंट r
डज नॉट डिपेंड अपॉन शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को शिफ्ट करने पे हमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, सो हम लोग लिखेंगे आर एक्स कॉमा वाई के इक्वल होता है। नो चेंज ऑन शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को चेंज करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टेस्ट सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें थ्योरेटिकली आपको लैंग्वेज मेंशन रहेगा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे इफेक्ट पड़ता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे या नहीं पड़ता है। ओके, सेकंड आते हैं, अगर मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर बिटवीन ए एक्स एंड ए वाई पूछूं तो क्या इफेक्ट आएगा। फिर से हम लोग उसी पे वर्क करने वाले हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। dx पे क्या इफेक्ट आएगा पहले तो ये सोच लो, dx पे क्या इफेक्ट आएगा। सर dx जो है वो dx जो है वो x माइनस एक्स बार है। अब ये x की जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, ax, तो ax क्या निकल कर आएगा सर, x को ax से शिफ्ट करेंगे तो ax माइनस ax बार, ये निकल कर आ गया a टाइम्स x माइनस एक्स बार। ओके, तो dax के लिए जब सॉल्व करेंगे तो a टाइम्स x माइनस एक्स बार आएगा। उसी तरीके से by पे अगर मैं वर्क करूं, b लिख लो यहां पर, नॉट एन इशू, b लिख लो, a और b हम लोग ले रहे हैं स्केलिंग फैक्टर, by लिखूं तो b y माइनस वाई बार आएगा। ओके, तो ये वाले रिजल्ट को देखो कि सिग्मा के बाद अगर मैं daay लिखता हूं अपॉन सिग्मा dax स्क्वायर सिग्मा day स्क्वायर रूट ऐसा लिखता हूं तो क्या इफेक्ट आएगा सर, पहले वाले से a कॉमन आया, दूसरे वाले से b कॉमन आया, दिस विल बी सिग्मा dx dy है ना, डिवाइडेड बाई dax स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है और स्क्वायर रूट लेना है, बाहर तो a ही आएगा, बाहर a लिखा, दूसरे वाले में भी सिग्मा dy ay स्क्वायर, इससे क्या b स्क्वायर होगा और स्क्वायर रूट करेंगे तो b बाहर आएगा, तो सिग्मा dx स्क्वायर सिग्मा dy स्क्वायर ऐसा आएगा। तो ये एक्चुअली क्या है, यही तो रिजल्ट है ना। ये क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट r बिटवीन x एंड y। क्या ab और ab कैंसिल आउट कर लूं, यस, इट मींस इसके ऊपर स्केलिंग का भी कोई फैक्टर नहीं पड़ता, कोवेरिएंस के ऊपर फैक्टर था लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट r के ऊपर में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सो वी विल राइट r x, y ओनली। सो एक बहुत ही अच्छा मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट r के बीच में रिलेशन के तौर पे। आप इसको इंपॉर्टेंट के तरीके से लिख लेना कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑप्शंस में दिखेंगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट r डज नॉट डिपेंड अपॉन चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन पे इफेक्ट नहीं आता है, सेम कोरिलेशन कोएफिशिएंट देगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट r डज नॉट डिपेंड अपॉन स्केलिंग, स्केलिंग करने पे भी उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट r पे कोई भी इफेक्ट इस टाइप का नहीं आता है। सो दिस वन आर इंपॉर्टेंट, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको शेयर किया है ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज या फिर गेट के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते रहेंगे। नेक्स्ट वन, अच्छा अभी तक तो पुराने का ही आंसर दिया है, कोई नया तो कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। ओके, राइट डाउन रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस। सो रिग्रेशन एनालिसिस की जरूरत क्या है और क्यों कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग डेटा सेट पे वर्क कर रहे हैं, तो डेटा सेट जब भी मिलता है तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, एक x की वैल्यूज है और एक y की वैल्यूज है, इसके अकॉर्डिंग मैं एक कोई पॉइंट लोकेट कर सकता हूं। तो ऐसे सेवरल डेटा सेट हैं, तो कुछ डेटा सेट इस तरीके से हैं, तो हमें कुछ ऐसे कर्व की जरूरत पड़ रही है जो एग्जैक्टली इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहा है। हमें कुछ ऐसे कर्व की जरूरत पड़ रही है जो एग्जैक्टली, सर क्यों जरूरत पड़ रही, इन फ्यूचर अगर कोई मुझसे कुछ पूछ दिया कि पॉइंट तो आपने दिया था, चलो ठीक है 4,3, 3,8, 1,4 आप ऐसे पॉइंट दिए मुझे, अब इतने पॉइंट देने के बाद मुझसे पूछ रहा है कि आप अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो क्या कि 2,2 पे क्या रिजल्ट आएगा। तो मैं क्या सोचूंगा कि इन सब पॉइंट को प्लॉट कर लूं और प्लॉट करने के बाद वो कौन सी कर्व को स्मूथली फॉलो कर रहा है उस स्मूथनेस वाले कर्व को देखूं और उस कर्व के इक्वेशन में 2,2 पुट करके मैं उनको बता दूं कि अप्रोक्सीमेटली 2 इनपुट के लिए आपको 2 आउटपुट देगा या क्या आउटपुट देगा वो मैं आपको बता सकता हूं। तो ये कंडीशन, ये है रिग्रेशन एनालिसिस कि कुछ डेटा सेट आपको इंडस्ट्रियल वाले दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि अप्रोक्सीमेट किसी वैल्यूज के लिए आउटपुट क्या होगा।
सो पहली चीज है कि कर्व तो किसी भी टाइप का हो सकता है। ये कैसा है सर? लीनियर। ये कैसा है सर? ये भी लीनियर है। दिस इज नॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक नेचर, क्वाड्रेटिक नेचर, ओके, क्यूबिक नेचर, साइनोसॉइडल नेचर, एक्सपोनेंशियल नेचर। सो रिग्रेशन कोई भी कर्व ले सकता है, मैं मना नहीं करूंगा। हो सकता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, हो सकता है लॉगरिथमिक ग्रोथ का, हो सकता है साइनोसॉइडल का हो, क्यूबिक हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक वगैरह हो, बट वी विल फोकस ऑन लीनियर रिग्रेशन। ओके, सो हम लोग लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे स्टडी करेंगे। फिर आगे चलकर हम लोग नॉन लीनियर पे जाएंगे और हम लोग क्वाड्रेटिक तक कवर करेंगे, और दैट इज कॉल्ड एज लिस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, लिस्ट स्क्वायर मेथड भी हमारे सिलेबस में है, क्वेश्चन पूछा है लिस्ट स्क्वायर मेथड से गेट में। ओके, सो राइट डाउन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, लेट्स से there are two variables x and y. The linear regression model of x on y is given by, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑफ एक्स ऑन वाई। हम x का निकाल रहे हैं y के ऊपर, y इज इक्वल टू ए एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल? y इज इक्वल टू बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टाइप। तो हमें उस टाइप से सोचकर आंसर देना है। ओके, सो लीनियर रिग्रेशन मॉडल में अब हमारे पास दो कांस्टेंट हैं, एक a और एक b। b को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, a और b क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। ओके, सो a b ये दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहलाते हैं। वन बाय वन हम लोग सबको स्टडी करने वाले हैं कि किसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए और बी का मॉडल के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। सो राइट डाउन बी इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। b की वैल्यूज है dx सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा dx स्क्वायर। ओके सर, आपने जो मॉडल बनाया वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के लिए बनाया। ओके, हम किसका मॉडल बना रहे हैं? ऑफ x ऑन y, ऑफ x ऑन y, b y x। मैं ऐसा लिख रहा हूं। अगर मैं b x y लिखूं तो क्या बनेगा? अगर मैं मॉडल b x y बनाऊं तो इसके लिए क्या बनेगा? कुछ ऐसा लिख लें, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई टाइप। ओके, तो डेट केस में हम लोग कैसे लिखेंगे? सर कुछ ये तो dx dy ही है, लेकिन चेंजिंग कहां पर होगा? यहां पे होगा सिग्मा dy स्क्वायर, ऐसा लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया कि ये दोनों से क्या चेंजिंग निकल कर आ गया है ना? ओके, इसको अभी मैं ओमिट कर रहा हूं क्योंकि मुझे मॉडल्स बनाने, पूरे मॉडल का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद बी वाई पे आएंगे। तो सिंपली मैं अभी इसको बी से ही डिनोट कर रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर बाद में आएंगे थोड़ी देर बाद। ओके, तो बी की वैल्यू तो फाइंड आउट है। इसके बाद हम लोग एक नोट पॉइंट लिखेंगे, द मीन वैल्यू ऑफ x and y, that is x bar comma y bar, satisfies the regression model। जो भी रिग्रेशन मॉडल है उस रिग्रेशन मॉडल को x एंड y दोनों के दोनों सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेगा इसकी गारंटी। ओके, तो मीन वैल्यू किसका? x का और y का, वो इस रिग्रेशन मॉडल को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस y बार और x बार इसको सेटिस्फाई करेगा। सो वी विल राइट y बार इज इक्वल टू a प्लस b x बार। कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम दिस वन? यस, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू
y बार माइनस बी एक्स बार। b तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, हमारा नेक्स्ट टारगेट था a को फाइंड आउट करना, मैंने वो a भी फाइंड आउट कर लिया। अब इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर a की वैल्यूज को पुट कर दूं तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर y इज इक्वल टू a की वैल्यूज है y बार माइनस बी एक्स बार प्लस बी एक्स। मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। कैन यू राइट दिस एज y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार, है ना? तो रिग्रेशन मॉडल ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हुआ और एक और फॉर्मेट हो गया y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार। इसमें a की कोई अहमियत नहीं है, इसमें कहीं पर आपको a नहीं दिख रहा है। इट मीन्स रिग्रेशन मॉडल के एनालिसिस में a का कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है। जो भी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो किसका है? b का है। एक पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं बोलेंगे। गेट में क्वेश्चन पूछा है जिसमें पूछा गया है ए पे डिपेंड करता है या नहीं करता, हमें कोई मतलब नहीं है ए से। किससे मतलब है? बी से मतलब है, क्योंकि बी पे डिपेंड कर रहा है। ये लाइन जैसा निकल कर आएगा वो बी पे डिपेंड कर रहा है। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई? मीन वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड मीन वैल्यू ऑफ y पे डिपेंड कर रहा है। देखो dx dy अपॉन dx स्क्वायर से हमें b निकलेगा। dx को कैलकुलेट करने में मीन का यूज होगा, x का यूज होगा, a का तो कोई इंटरप्रिटेशन आया नहीं। ओके, सो इसी को लैंग्वेज में हम लोग मेंशन कर लेंगे। रिग्रेशन मॉडल, और रिग्रेशन मॉडल y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स depends on the following factors। इनके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन मीन ऑफ x, सेकेंड वन मीन ऑफ y, थर्ड वन b। इनके ऊपर डिपेंड करता है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, x बार y बार a b। सो वी विल से डेट x बार y बार b नॉट a की बात नहीं करेंगे। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। ओके, क्वेश्चन करेंगे हम लोग गेट का अभी, तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। सो एक छोटा सा काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, रिग्रेशन मॉडल को बनाना सीखते हैं। ओके, सो लेट्स से क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। लेट x एंड y हैव फॉलोइंग डेटा सेट। कुछ डेटा सेट x एंड y का दिया हुआ है। 1 2 5 1 2 6 लिख लीजिए, 2 4 0। ओके, फाइंड लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑफ x ऑन y। मुझे x का मॉडल चाहिए y के ऊपर, मुझे x का मॉडल चाहिए y के ऊपर। सो लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो हम लोग लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे? सो लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनेगा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार। ओके, ये मॉडल बन जाएगा। मेरा टारगेट है b कैलकुलेट करना, मेरा टारगेट है y बार और x बार कैलकुलेट करना। सो b का फार्मूला मैंने दिया है सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा dx स्क्वायर। मैंने ये दिया है b के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, सो देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है ये। मैं टेबल बनाऊंगा x एंड y का। 1 2 6 x बार कैलकुलेट किया, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 9 डिवाइडेड बाई 3, मीन वैल्यू इज 3। y की मीन वैल्यूज के लिए 2 4 0 लिखा हुआ है। y का मीन वैल्यूज फाइंड आउट किया, 2 प्लस 4 6 प्लस 0 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 डेट इज 2। ये 2 निकल कर आया। मुझे dx की जरूरत है, मुझे dy की जरूरत है, तो dx एंड dy लिखेंगे। सो dx लिखा, dy लिखा। dx 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 6 माइनस 3 3। सिग्मा dx करेंगे वो 0 आएगा। 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 2 माइनस 2। सिग्मा dy करूंगा ये 0 आएगा। ओके, सो जस्ट b की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो मैं b की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता हूं यहाँ पर। b इज इक्वल टू सिग्मा dx dy, dx dy 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई सिग्मा dx dy हो गया।
डिवाइडेड बाई सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, जो डी एक्स की वैल्यूज है उसको स्क्वायर करके ऐड कर लेना है, 4 + 1 + 9, सो दिस इज -8 अपॉन 14, सो वी कैन से -4 अपॉन 7। बी की वैल्यू जो निकल कर आ गई -4 अपॉन 7 आ गई। अब जो भी मॉडल से उस मॉडल में पुट करना स्टार्ट कर लेते हैं, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार की वैल्यू 2 थी सर, मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया, इज इक्वल टू बी -4 अपॉन 7 है सर, x माइनस एक्स बार करना है, x बार की वैल्यू जो है वो 3 आई है, मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया। अब अरेंजमेंट बचा है और कुछ नहीं है, y माइनस 2 7 से मल्टीपल कर ले रहा हूँ मैं, 7y माइनस 14 इज इक्वल टू -4x प्लस 12, ओके, सो वी कैन राइट 7y इज इक्वल टू -4x प्लस 26, वी कैन राइट y इज इक्वल टू -4 अपॉन 7x प्लस 26 अपॉन 7। तो ऑप्शन में ऐसा हो सकता है, ऑप्शन में ऐसा हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकते हैं, आइदर दिस और आइदर दिस, दोनों लिखने का तरीका है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कोई इजियर वे है? तो सबसे पहले मैं ऑप्शन को चेक कर लूंगा, मैं मीन वैल्यू तो कैलकुलेट करने वाला हूं x बार y बार, मैं इसी से चेक कर लूंगा कि कौन सा मॉडल, 4 ऑप्शन में है, कौन सा मॉडल x बार y बार को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर उन 4 में से कोई एक मॉडल ही x बार y बार को सेटिस्फाई कर रहा है, देन व्हाई वी हैव टू मेक दिस मच कैलकुलेशन, हमें इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं है अगर दिए हुए मॉडल में से एक ही मॉडल x बार और y बार को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक से ज्यादा मॉडल x बार y बार को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन ओनली वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन, वरना वो भी नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर सपोज यहां तक b तक पहुंचे तो b क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ द लाइन -4/7 जो है वो x के साथ मल्टीपल में होता है, चेक कर लेना कि x के साथ क्या मल्टीपल में, वो आपको आइडिया मिल जाएगा ऑप्शन से। तो इस वे में हम लोग क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ओके। रिलेशन बिटवीन correlation coefficient R and regression constant B, रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलो, रिग्रेशन कांस्टेंट बोलो, दोनों वर्ड यूज होता है, ओके। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट R एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट B। सो पहले हमने B y x लिखा था, B y x कैसा लिखा था, सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा dx स्क्वायर। फिर हमने B x y लिखा था, y का मॉडल x के ऊपर, सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा dy स्क्वायर। इन दोनों को मैं मल्टीपल करना चाहता हूं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। मैंने b y x को b x y के साथ मल्टीपल कर लिया, दिस इनटू दिस, सिग्मा dx dy सिग्मा dx dy, ये दोनों मल्टीपल में आया, डिवाइडेड बाई सिग्मा dx स्क्वायर सिग्मा dy स्क्वायर, सिग्मा dx स्क्वायर सिग्मा dy स्क्वायर, ऐसा आया। क्या मैं इसी टर्म को ऐसा लिख सकता हूं, सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा dx स्क्वायर स्क्वायर रूट सिग्मा dy स्क्वायर एंड इस पूरे का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट, ये जो डेटा लिखा हुआ है ये है क्या एक्चुअली, दिस इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट R। आप फार्मूला देख लो, R का जो मैं फार्मूला लिखाया हूं, एक फार्मूला ऐसा भी लिखा है, सिग्मा dx dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा dy स्क्वायर, ऐसा भी R का फार्मूला लिखा है। सो वी विल से डेट ये जो R, ये जो निकल कर आ रहा है by ba, वी विल से डेट दिस इज एक्चुअली R स्क्वायर। So this is the relation between correlation coefficient and regression constant। अब यहां पर क्या होता है कि सम टाइम क्वेश्चंस सॉल्व करते टाइम पे कुछ ना कुछ एरर निकल कर आता है। किस टाइप का एरर निकल कर आता है, कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, वो आप ऑप्शन वाला क्वेश्चन कराओ सर, ओके। करेंगे अभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी कन्वर्ट कर लेते हैं गुंजन, उसके बाद फिर हम उसको कॉन्सेप्चुअली यूज कर पाएंगे, ओके। सपोज मैंने बी वाई एक्स सॉल्व किया, ये क्वांटिटी 3 आया, बी एक्स वाई सॉल्व किया, ये क्वांटिटी 2 आया, सो व्हाट विल बी आर स्क्वायर,
सर आर स्क्वायर विल बी 6, इज इट पॉसिबल? आर की वैल्यूज क्या होती है? सर आर की वैल्यूज होती है -1 से +1 के बीच में, तो आर स्क्वायर की वैल्यूज जो होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। आप आर स्क्वायर 6 बोल रहे हो, ये कैसे पॉसिबल? इट मीन्स वी आर समथिंग डूइंग रॉन्ग। क्या रॉन्ग कर रहे हैं वो चीज आपको समझ में आना चाहिए। हमारे पास कुछ मॉडल दिए हुए हैं, रिग्रेशन मॉडल दिए हुए हैं। सपोज 2x + 3y = 5 एंड 3x + 2y = 6, ऐसे कोई मॉडल दिए हुए हैं। तो मैं एक मॉडल को y = a + bx बनाऊंगा, दूसरे मॉडल को x = a + by बनाऊंगा, और इन दोनों से b1 b2 निकालूंगा, वो b1 b2 मल्टीपल करके आर स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा। देखते हैं क्या होता है। अगर मैं फर्स्ट वाले मॉडल को a + bx लिखता हूं y के टर्म में, तो मैं लिखूंगा 3y = -2x + 5, यहां से 3 हटाइए, -2/3 5/3। इसके ऊपर जाते हैं, इसमें x का मॉडल बनाएंगे। इससे मैं x का मॉडल बनाऊं तो मैं लिखूंगा 3x = -2y + 6, तो मैं x = लिखूंगा -2/3 + 6/3 दैट इज 2। ये रहा अपना b1 और ये रहा अपना b2। ओके, b1 एंड b2 दोनों निकल कर आ गए। b1 एंड b2 को मल्टीपल करेंगे तो आर स्क्वायर मिलेगा। चेक करते हैं। सर -2/3 इंटू -2/3 इट विल बी 4/9। यस, आर स्क्वायर की वैल्यूज 4/9 हो सकती है, हम मना नहीं करेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यूज 4/9 हो सकती है, हम कभी मना नहीं करेंगे। जब मना नहीं करेंगे तो फिर आर की वैल्यूज दे दीजिए। सर 2/3 बोलूं और -2/3 बोलूं, इन दोनों में से क्या बोलूं, इस चीजों को हमें समझने की जरूरत है। देखो y = आपको पता होना चाहिए कि लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या रिजल्ट देता है। इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं, इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं, y = 0 लूं तो x = 5/2, लेट्स से दिस इज 5/2। अगर x = 0 पुट करूं तो y = 5/3, लेट्स से दिस इज 5/3। इन दोनों को कनेक्ट किया, लाइन का इक्वेशन आ गया। हम लोग जब x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट r क्या होंगे? सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट r निगेटिव होंगे, तो निगेटिव होना चाहिए। मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये वाली वैल्यूज लूंगा, -2/3 लूंगा। तो इसी टर्म्स को मैं समराइज करूंगा। अब देखो, अगर इसी इक्वेशन को मैं ऊपर नीचे लिख दूं, ये जो 2x + 3y = 5 है, ये मैं नीचे ले लूं, तो आपका तरीका क्या हो जाता? सर पहले वाले लाइन को तो आप वैसे ही बनाते, y = a + bx। दूसरे वाले लाइन को कैसे बनाते हैं? सर x = a + by टाइप। तो मैं पहले वाले से अगर फाइंड आउट करूं तो मैं लिखूंगा 2y = -3x + 6, तो y = -3/2x + 2। तो यहां से b1 निकल कर आता -3/2, और b2 जब सॉल्व करोगे इससे तो ये आएगा -3/2। इन दोनों को जब मल्टीपल करोगे, b1 b2 करोगे, तो आपको नजर आएगा 9/4। और b1 b2 को मैं आर स्क्वायर बोल रहा हूं, ये आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर 9/4 पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स जब भी हमारा आर स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, आर स्क्वायर जब भी 1 से बड़ा होगा, मैं जस्ट इसको रिवर्स कर लूंगा। देखो यहां पर क्या है, 4/9 है प्रीवियस कैलकुलेशन, अभी क्या आ रहा है 9/4। तो हम अपना टाइम लॉस नहीं करेंगे बार बार चेक करने में। अगर 1 से बड़ा आ गया तो डायरेक्टली मैं रिवर्स कर लूंगा। ओके, सो नाउ आई एम समराइजिंग ऑल दिस रिजल्ट। ओके, सो वी विल फाइंड b1 एंड b2। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मैं बोलूंगा कि आर स्क्वायर की वैल्यूज b1 इंटू b2 ही होगी। 0 to 1 के बीच में है तो आर स्क्वायर की वैल्यूज b1 एंड b2 होगी। अब r की वैल्यूज पॉजिटिव होगी और निगेटिव होगी, ये किसके ऊपर बोलोगे? ये किसके ऊपर बोलोगे? ओके, अब हमारा कंसर्न ये जाता है, अगर आप b1 निगेटिव है, b2 निगेटिव है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट r भी निगेटिव होगा। तो निगेटिव मुझे कब लेना है वो लिख लेते हैं, पॉजिटिव कब लेना है वो लिख लेते हैं। b1 ग्रेटर देन 0, b2 ग्रेटर देन 0, तो r की वैल्यूज पॉजिटिव। b1 लेस देन 0, b2 लेस देन 0, तो r की वैल्यूज निगेटिव। सर अगर b1 ग्रेटर देन 0 आया, b2 लेस देन 0 आया, तो r की वैल्यूज आप क्या बोलोगे? नॉट पॉसिबल बोलेंगे, हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर एक b1 जो है वो पॉजिटिव है,
एक B2 जो है वो निगेटिव है, तो आर स्क्वायर निगेटिव आएगा। रियल नंबर के टर्म में इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, आर स्क्वायर निगेटिव आ रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर रियल नंबर, सो हम लोग उसकी बात ही नहीं करेंगे। आर पॉजिटिव होगा अगर B1 एंड B2 दोनों पॉजिटिव है, आर निगेटिव होगा अगर B1 एंड B2 दोनों निगेटिव है। सेकेंड केस, अगर B1 B2 की वैल्यूज ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या करेंगे? सर अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो मैं आर स्क्वायर की वैल्यूज 1 बाई B1 एंड B2 लूंगा, बाकी क्राइटेरिया सेम होंगे। ये रिजल्ट यहां पर भी फॉलो करेगा, ये रिजल्ट यहां पर भी फॉलो करेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। सो राइट डाउन दिस वन। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बुक्स में आपको क्या दिया हुआ रहेगा आंसर, प्लस माइनस दोनों में दिया हुआ रहेगा। वो आर स्क्वायर की वैल्यूज अगर 1 कैलकुलेट करके लाते हैं तो आर इजिकल टू +1 -1 दोनों लिख देते हैं। हाउएवर एक ही आंसर करेक्ट में आएगा क्योंकि रिग्रेशन मॉडल दिया हुआ है और उस रिग्रेशन मॉडल से हम B1 एंड B2 दोनों निकाल सकते हैं। ओके अब जो प्रीवियस एक मैंने मॉडल बनाया था y = a + bx, है ना। कुछ डेटा सेट मैंने आपको दिया होगा, x की वैल्यूज दी होगी, y की वैल्यूज दी होगी, कुछ x की वैल्यूज x1 x2 x3 है, y की वैल्यूज y1 y2 y3। मैंने लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया। हमने एक लैंग्वेज यूज किया था कि ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना क्यों रहे हैं, हमारा क्या कंसर्न है इसको बनाने के लिए। मैंने बोला कि इन डेटा सेट के लिए हमें इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये डेटा सेट प्रोवाइड किया और हमसे बोला कि आगे अगर कोई आउटपुट है, इनपुट है, तो उसके लिए लेट्स से दिस इज XR, इसके लिए उसने पूछ दिया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता दो कि क्या होगा। सो रिग्रेशन मॉडल का एनालिसिस क्या बोलता है, दिस इज यूज्ड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर अ गिवन इनपुट। गिवन इनपुट के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को फाइंड आउट करने में यूज होता है। सो write down this one note, a regression model is used to approximately find output for a given input। रिग्रेशन मॉडल जो है वो यूज्ड होगा अप्रोक्सीमेटली आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर अ गिवन इनपुट। ओके, वो एग्जैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। ओके, अब रिग्रेशन मॉडल सपोज ऐसा है x और y, दूसरा कुछ वर्ड दे रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3। मैंने कुछ मॉडल बनाना स्टार्ट किया, रिग्रेशन मॉडल। लेट्स से x1 की वैल्यू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, 4 है, 6 है। मैं यहां पर कुछ नया इनपुट दे रहा हूं आपको, इससे कोई मॉडल बना y = a + bx। मैंने कुछ इनपुट और रखा, मैंने यहां पे 3 रखा और यहां पर मैंने 8 रखा। क्या मॉडल पे कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? आप ऑब्जर्व कीजिए, 1 का गैप, 1 का गैप, 1 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, जो डेटा ऐड हुआ है वो भी 2 के गैप में ऐड हुआ है, मतलब इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। बट अगर मैं यहां पे 5 रख दूं तो सर इंपैक्ट रखेगा, बिकॉज गैप इज नाउ 3। यहां पर गैप 1 थे, अब यहां पर गैप 3 है, सो इंपैक्ट रखेगा। सो हम लोग बोलेंगे कि जो भी इनपुट आएगा उसके ऊपर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर कोई भी रिलेशनशिप फ्यूचर वाले इनपुट पे डिपेंड करता हो तो हम लोग बोलते हैं दिस इज अ कॉजल रिलेशनशिप। सो हम इस टाइप की बात करेंगे कि वी विल नॉट मेक एनी कॉमेंट ऑन कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। सो सेकेंड नोट, वी कैन नॉट मेक any comment on causal relationship between x एंड y। जो भी इनपुट एंड आउटपुट, जरूरी नहीं एक्स एंड वाई लिखें, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट के कॉजल रिलेशनशिप के बारे में हम कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। सो 2 पॉइंट मैंने और आपको लिखा है इस टाइप के। ओके,
क्वेश्चंस करते हैं, अच्छा रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर। Question: for a regression model, for the given regression models 2x plus 3y is equal to 5 and x minus 2y is equal to 6. The expectation of x and y are respectively. ओके, गेट में सिमिलर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सिर्फ इक्वेशन डिफरेंट है। बताइए क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द आंसर? सो हम लोग ने ये चीज पढ़ा कि कोई भी दो रिग्रेशन मॉडल हैं तो वो रिग्रेशन मॉडल जिन वेरिएबल से बन रहे हैं वो रिग्रेशन मॉडल पे ही x का मीन और y का मीन लाइज करता है। सो व्हाट एवर द रिग्रेशन मॉडल विल बी देयर, लेट्स से देयर आर टू रिग्रेशन मॉडल और इन दोनों रिग्रेशन मॉडल का कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये एक्चुअली x बार y बार होगा। x bar it means expectation of x, mean value of x, y bar it means mean value of y, expectation of y. So just what we have to do, लीनियर इक्वेशन दो दिए हुए हैं और इन दोनों लीनियर इक्वेशन का मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही एक्सपेक्टेशन ऑफ x होंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ y होंगे। सो जस्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, मैंने 2 से मल्टीपल कर लिया, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर लेता हूं, सर कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 7y इज इक्वल टू माइनस 7, सो वी विल से डेट y इज इक्वल टू माइनस 1, y की वैल्यूज माइनस 1 आ गई। दूसरी y की वैल्यूज मैं माइनस 1 यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, सो 2x इज इक्वल टू 8 हो गए तो x इज इक्वल टू 4 हो गया। सो वी विल से डेट जो x बार निकल कर आ रहा है वो x बार 4 निकल कर आ रहा है और y बार जो निकल कर आ रहा है वो माइनस 1 आ रहा है। So simply we will say that expectation of x is equal to x bar is equal to 4, expectation of y is equal to y bar is equal to minus 1. This is very simple question, but concept पता रहेगा तो क्वेश्चन कर पाएंगे, concept नहीं पता रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन हिल भी नहीं पाएगा। Write down next question. ये भी गेट का क्वेश्चन है, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ईयर मुझे ध्यान में नहीं है,
So write down the question. Which one of the following is correct a statement? Option A, a regression model is used to find the exact value of output for the given input. Option B, a regression model is used to find approximate value of output for the given input. Option C, there is causal relationship between input and output. Option D, there is no any causal relationship. ये 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा था, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. बोलिए. सिंपल सा क्वेश्चन रखा है भैया, थ्योरी कवर करा चुका हूं. कॉजल रिलेशनशिप है या नहीं है, सी और डी में कोई करेक्ट है या नहीं है, इन दोनों में ए एंड बी में कोई करेक्ट है या नहीं है. सो कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी एंड सी बोल रहे हैं, कुछ लोग ओनली बी बोल रहे हैं. ओके, सो देखो, थ्योरी पढ़ लेने के बावजूद भी आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो या गलत सॉल्व कर लेते हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना. मैंने आपको यह स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हम कॉजल रिलेशनशिप पे कोई भी कमेंट नहीं करेंगे. वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम उसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे. मुझे बोला गया है कि इनमें से वन कौन सा करेक्ट है. मैं कमेंट कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं. कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट से कॉजल रिलेशनशिप पे कोई कमेंट नहीं करना है. हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है. सो कॉजल रिलेशनशिप पे तो कमेंट ही नहीं करना है. रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आउटपुट. यस. क्या ऑलवेज एग्जैक्ट देगा? नहीं, एग्जैक्ट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है. वो दे भी सकता है और नहीं देगा. सो इज यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू. नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं कर रहे हम लोग, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज यूज होता है फाइंड आउट करने के लिए. सो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. हाँ, ऐसा हो सकता है कि सम टाइम वो एग्जैक्ट वैल्यू दे, सम टाइम वो एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता है. मैं अननेसेसरी ये चीज नहीं बोल रहा हूं कि नहीं, कभी नहीं देगा. ये दे सकता है, लेकिन ऑलवेज देगा इसकी कोई गारंटी नहीं. इज यूज्ड टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू? नो, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए. जब आप गेट के क्वेश्चन कुछ देखोगे आप इधर उधर कहीं पे भी, या तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन था ये. ओके. नेक्स्ट वन इज लिस्ट स्क्वायर मेथड. लिस्ट स्क्वायर मेथड आप बहुत सारे ब्रांच के सिलेबस में देखोगे, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स में लिख देगा या कैलकुलस में कहीं पे लिख देगा, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल एनालिसिस में लिख देगा, कहीं ना कहीं वो लिख देंगे. एक्चुअली क्या है, ये लीनियर
रिग्रेशन एनालिसिस का टॉपिक से रिलेटेड है और मैं इसको स्टैटिस्टिक्स में ही रिग्रेशन एनालिसिस के इस चैप्टर में फिनिश करता हूँ। ओके, मैं एक गेट का क्वेश्चन कराऊंगा जो पूछा गया है अभी गेट में, लेकिन पहले प्रोसीजर समझेंगे कि हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ओके। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैसे लिखते हैं सर? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। कितने वेरिएबल हैं सर इसमें? सर देयर आर 2 अननोन वेरिएबल। वैसे तो वेरिएबल x एंड y है, लेकिन जो हमें रिग्रेशन मॉडल को बनाने के लिए कितने टर्म्स की जरूरत है? मुझे एक a की जरूरत है और एक b की जरूरत है। तो a और b दो को फाइंड आउट करने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 इक्वेशन तो चाहिए होंगे, तभी तो मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को x से मल्टीपल किया। देखते हैं x से मल्टीपल करने के बाद क्या होगा। वी विल राइट x इंटू वाई ax प्लस बी एक्स स्क्वायर लाइक दिस वन। मैं इसके ऊपर समेशन का सिंबल लगा रहा हूं, समेशन का सिंबल। सो वी विल राइट सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा a प्लस b टाइम्स सिग्मा x। ओके, सिग्मा a इज अ कांस्टेंट। अगर a कोई कांस्टेंट है 1 1 1, ये a कोई वैल्यू दे रहा है, मैं सिग्मा a बोलूं तो आप बोलोगे 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज एक्चुअली 3 इंटू 1। तो ये जितने सैंपल ऑफ डेटा होंगे ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सिग्मा a की जो वैल्यूज होगी वो n टाइम्स a के इक्वल होगी। अब हम इसको बोल देंगे दिस इज इक्वेशन 2। देखो बहुत बड़ी चीज कर रहा हूं मैं, 2 लिख रहा हूं, इसको 1 नहीं लिख रहा हूं, इसको क्या लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं। अब मैं इस इक्वेशन पे आ रहा हूं, मैं इसमें समेशन का यूज किया, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके, वी विल से दिस इज इक्वेशन 1 और हम इक्वेशन को ऑर्डर में यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अगर मुझे किसी एक इक्वेशन को यूज करना है तो मैं पहले इस इक्वेशन को यूज करूंगा, इस इक्वेशन से जो कुछ फाइंड आउट होगा उसकी वैल्यूज मैं सेकंड में यूज करूंगा और इस तरीके से पैटर्न बनाकर लिखेंगे। सो लिखेंगे इन ऑर्डर सॉल्विंग 1 and 2, in order solving 1 and 2 we find the value of a and b to get the regression model y is equal to a plus bx। इसके थ्रू हम लोग y is equal to a plus bx फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी आर लुकिंग फॉर लिस्ट स्क्वायर मेथड। मुझे एरर को मिनिमाइज करना है। एरर क्या होगा, अब हमारा कंसर्न है एरर क्या होगा। ओके, सो वी विल राइट एरर। सो व्हाट इज एरर हियर? सो y की वैल्यूज एक्चुअल में कहीं पे दी हुई होगी, एक्चुअल वैल्यू कुछ दिया हुआ होगा, है ना। और जो रिग्रेशन मॉडल हम लोग बना रहे हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इस रिग्रेशन मॉडल में मैं x की वैल्यूज पुट करूंगा, यहां से भी कुछ y की वैल्यूज मुझे मिलेगी। तो मैं बोलूंगा ये y जो है वो एक्चुअल है ना, माइनस y जो है वो रिग्रेशन मॉडल वाला है, रिग्रेशन मॉडल वाला है। इन दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यूज मिलेगा दैट विल कॉल्ड एज एरर, दैट विल कॉल्ड एज एरर। ओके, सो समटाइम इसी को ऐसे लिखते हैं y माइनस वाई आई लिख लेते हैं रिग्रेशन मॉडल के लिए, y आई यूज कर लेते हैं, y एक्चुअल है और ये रिग्रेशन मॉडल का है, इस तरीके से। लेकिन कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसा लिखा, ये एक्चुअल वाला है और ये रिग्रेशन मॉडल वाला है। ये हो गया अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडल की कहानी। अब हम लोग क्वाड्रेटिक भी पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक भी गेट के एग्जामिनेशन में पूछा है, क्वाड्रेटिक मॉडल पे भी क्वेश्चन गेट के एग्जामिनेशन में पूछा है। सो हम उसके ऊपर भी वर्क कर लेंगे। सो राउट डाउन सेकेंड वन, क्वाड्रेटिक रिग्रेशन मॉडल। सर क्वाड्रेटिक रिग्रेशन मॉडल कैसा बनाएंगे? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। मैंने इसमें सिग्मा y लिखा तो मैं लिखूंगा n टाइम्स a प्लस बी सिग्मा x प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके, सो दिस वन विल बी इक्वेशन 3। इसमें x मल्टीपल कर रहा हूं, वी विल राइट एक्स वाई ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब।
इसमें सिग्मा लगाऊंगा, सिग्मा एक्स वाई प्लस ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स क्यूब। ऐसा लिखने के बाद जो इक्वेशन आएगा वी विल से दैट दिस इज इक्वेशन 2। नाउ एक्स से फिर से मल्टीपल कीजिए, वी विल राइट एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स रेज टू 4, ऐसा लिखेंगे। So we will say sigma x square y is equal to a times sigma x square plus b times sigma x cube plus c times sigma x raised to 4. We will say that this is the equation 1. Okay, 1 2 3 on order, in order हमें use करना है. Okay, to find the values of a, b and C, we solve the equations 1, 2 and 3 in order. In order, सबसे पहली प्रायोरिटी 1 को, उसके बाद 2 को, उसके बाद 3 को। हम इस वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। डेटा दे दिया आपको, थ्योरी पढ़ा दिया आपको, अब क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। हमने बोला कि कोई कमेंट ही नहीं करेंगे, हमने ये चीज लिखा कि कोई कमेंट नहीं। आप जो बोल रहे हो मीत कि मैंने लिखवाया है कि नो एनी कमेंट ऑन रिलेशनशिप, तो लास्ट क्यों नहीं आया? वो लास्ट वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? डिपेंड नहीं करता है। मैंने ऐसा कब बोला कि डिपेंड नहीं करता है? मैंने बकायदा आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाया था कि 1 2 3 और सपोज यहाँ पर 3 6 9 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 4 लिख दूं, यहाँ पे 12 लिख दूं, कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं, अब डिपेंड कर रहा है, रिग्रेशन मॉडल चेंज हो जाएगा। पहले से जो इसके लिए रिग्रेशन मॉडल आएगा, इस डेटा को इंक्लूड करने के बाद रिग्रेशन मॉडल चेंज कर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 रखूं, देखो गैप 1 का है, यहाँ पर गैप 3 का है, रिग्रेशन मॉडल पे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो कॉजल रिलेशनशिप पे हम कोई कमेंट ही नहीं करेंगे, वो चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम कमेंट क्यों करें? जब तक हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया था क्या? नहीं दिया था। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि इन डेटा के अकॉर्डिंग कोई रिग्रेशन मॉडल a प्लस बी एक्स बन रहा है, वी आर गोइंग टू गिव सम न्यू डेटा। न्यू डेटा क्या दिया उसने? 4 and 12 दिया। नाउ देयर इज कॉजल रिलेशनशिप और नॉट? सर कोई भी डिपेंड नहीं करा। यस देयर इज अ कॉजल रिलेशनशिप है। अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूं, नहीं कॉजल रिलेशनशिप नहीं है, सेम नहीं बनेगा, मॉडल चेंज कर जाएगा। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि जब डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो हम लोग ऐसा कुछ कमेंट ही नहीं करेंगे कि रिलेशनशिप कैसा होगा, कॉजल होगा या अनकॉजल होगा, हम ऐसी कमेंट ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन करते हैं 2008 का 2 मार्क का क्वेश्चन है, कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा लिस्ट स्क्वायर मेथड पे। फिर एक और क्वेश्चन में करवा दूंगा आपको क्वाड्रेटिक वाले पे, तो वो भी कमांड हो जाएगा। क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2008। ओके, 3 वैल्यूज ऑफ x एंड y are to be fitted in a straight line in the form y is equal to a plus bx by the method of least square, by the method of least squares, given sigma x is equal to 6, sigma y is equal to 21, sigma x square is equal to 14 and sigma xy is equal to 46. The values of a and b are respectively, a and b की वैल्यूज क्या होगी? ऑप्शन ए 2 and 3, ऑप्शन बी 1 and 2,
ऑप्शन सी 2 and 1 एंड ऑप्शन डी 3 and 2। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है। थ्योरी पढ़ा दिया आपको, इम्प्लीमेंट कीजिए आंसर क्या आ रहा है, तब तक मैं एक दूसरा क्वेश्चन निकाल लूँ। आंसर आ गया क्या? टेलीग्राम देख लो, कुछ क्वेश्चंस में है नहीं ज्यादा। कितने लोग आंसर दिए हैं? डी आंसर दे रहे हैं सभी। ओके, सो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि कितनी वैल्यूज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। सर हम लोग टोटल 3 वैल्यूज पे वर्क कर रहे हैं, एन की वैल्यूज 3 है। मॉडल किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं? सर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स पे वर्क कर रहे हैं। तो मैंने लिखा सिग्मा y इज इक्वल टू 3a प्लस बी सिग्मा x। फिर मैंने लिखा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 3a सिग्मा x प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये 2 इक्वेशंस हमें मिलेंगे, है ना। ऐसे इक्वेशन दिया तो सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ए बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और डेटा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो डेटा दिया हुआ है आप उसको यूज कर लीजिए। एन इज इक्वल टू 3 है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ओके, सो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यूज क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। आई थिंक दिया हुआ था क्वेश्चन में। लिंक सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 46 दिया हुआ है। ए टाइम्स सिग्मा एक्स की वैल्यूज 6 दी हुई है, तो मैं इसको 6a लिख लेता हूँ, प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यूज 14 दी हुई है, तो मैं इसको 14b लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 पे गया है सिग्मा वाई की वैल्यूज 21 लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पर 21 लिख लिया। और 3a प्लस बी सिग्मा एक्स की वैल्यू 6 लिखी हुई है, तो 6b यहाँ पर लिख लो। इक्वेशन 2। अब मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि मैं इसके ऊपर टाइम लॉस करूं सॉल्व करने का। ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन में कैसे दिए हुए? 3 and 2, 2 and 3, 1 and 2, 2 and 1, ऐसे ऑप्शन दिए हुए। तो सेटिस्फाई करके चेक कर लो। सॉल्व करना है सॉल्व कर लीजिए। मैंने 2 से मल्टीपल किया, दिस इज 42
एंड दिस इज 6a, दिस इज 12b। सबट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी 4, सबट्रैक्ट करेंगे दिस इज 0, सबट्रैक्ट करेंगे दिस इज 2b। तो 2b की वैल्यूज 4 है तो b की वैल्यूज 2 बोलेंगे, b की वैल्यूज 2 आ गई, किसी में पुट कर लीजिए, a की वैल्यूज निकल जाएगी। सो 14b इज इक्वल टू 46 माइनस 6a, a की वैल्यू 2 है तो दिस इज 12। सो दिस इज एक्चुअली 46 माइनस 12 दैट इज 30, कुछ रॉन्ग हुआ। 14b इज इक्वल टू 46 माइनस 12, ओके सॉरी b नहीं, b तो नोन है, a निकालना है अपने को। 6a इज इक्वल टू 46 माइनस 14b, 46 माइनस 14b दैट इज 6a। सो 46 माइनस 14b, b की वैल्यू 2 है तो सो 28 लिखेंगे एंड दिस विल बिकम 16 माइनस 8 इज 8, दिस इज 3 माइनस 2 दैट इज 1। 6a की वैल्यूज 18 आ गई तो a की वैल्यूज 3 हो जाएगी। a की वैल्यू 3, b की वैल्यूज 2, आंसर आ गया 3 एंड 2, a एंड b की वैल्यू पूछा था। ओके एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। खुल जा भाई। ओके अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, सबका डिमांड यही था कि सर क्वेश्चन करा दो, तो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। सो राइट डाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू। इनमें से कौन से ट्रू हैं? फर्स्ट वन, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट then covariance of x comma y is equal to 0. Statement 2, if covariance of x comma y is equal to 0 then x and y are independent. थ्योरी पढ़ लेना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी neither 1 nor 2, neither 1 nor 2। बताइए, आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, अभी देखते हैं क्या आंसर आता है। हाउ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इक्वेशंस विल इफेक्ट ए एंड बी बिकॉज जस्ट दे आर इक्वेशन। हेत का आंसर क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके सपोज कुछ ऐसा दिया हुआ है रिलेशन y इज इक्वल टू एम एक्स, नॉट a प्लस बी एक्स। a प्लस बी एक्स नहीं है, y इज इक्वल टू सिर्फ एम एक्स है। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलेगा? m फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो m को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं m को फाइंड आउट के लिए मैंने इक्वेशन कैसे बनाया कि सर सिग्मा y इज इक्वल टू m टाइम्स सिग्मा x, ऐसा ही बनेगा फर्स्ट इक्वेशन। तो फिर हम एक बार x से मल्टीपल करेंगे, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू m टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। मुझे एक ही वेरिएबल m की जरूरत है, मैं इस इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं करूंगा, मैं इस इक्वेशन से फाइंड आउट करूंगा। अब समझ में आ गया कि ऑर्डर का क्या मतलब मैं बोल रहा हूं। अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स है, मेरे पास एक ही वेरिएबल है m, और m फाइंड आउट करने के लिए मैं ये वाला इक्वेशन यूज नहीं करूंगा, गलत हो जाएगा। मैं ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा, इससे करेक्ट आंसर m का निकलेगा। ये ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं। दो वेरिएबल है तब तो आप दोनों इक्वेशन का यूज करोगे ही, लेकिन अगर एक ही वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो मैं उस ऑर्डर में जाऊंगा। मैं अभी गेट के अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्वाड्रेटिक रिग्रेशन मॉडल पे जिसमें ये यूज होगा। ओके आप इसका आंसर बताइए जल्दी, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है।
हाउ टू डिसाइड n। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे क्वेश्चन में आप पढ़िए वहां पर लिखा हुआ है 3 वैल्यूज ऑफ x एंड y। 3 वैल्यूज क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए n की वैल्यूज मैंने 3 ली है। जितनी वैल्यूज वो पूछेगा हम उतनी वैल्यूज n की लेंगे। आदित्य सिंह ए, नीलेश सिंह ए। ओके, अगर x एंड y इंडिपेंडेंट है तो मैं कोवेरियंस को 0 बोलूंगा, लेकिन कोवेरियंस 0 है तो x एंड y इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट को रॉन्गली इंटरप्रेट मत कर लेना एग्जाम में कि x एंड y इंडिपेंडेंट है सर तो कोवेरियंस तो 0 होता है, सर ने बोला था कोवेरियंस 0 होता है तो इंडिपेंडेंट। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि कोवेरियंस 0 है तो x एंड y इंडिपेंडेंट है। मैंने बोला कि x एंड y इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस 0 होगा। कोवेरियंस डिपेंडेंट के केस में भी 0 हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरली कि सिर्फ इंडिपेंडेंट में होगा। सो वी विल से दैट दिस इज फॉल्स, ओनली वन इज ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, फॉर द गिवन सैंपल, इजी से लेकर थोड़ा टिपिकल लेवल तक जाएंगे। सो कुछ क्वेश्चन इजी आएगा आपके पास तो कर लेना उसको थोड़ा सा। फॉर द गिवन सैंपल फाइंड मीन माइनस मीडियन 2, 5, 3, 7, 8। मीन माइनस मीडियन की वैल्यू बतानी है, फाइंड आउट कीजिए फास्ट, जल्दी जल्दी बता दो। इजी क्वेश्चन ला रहा हूं तो जल्दी जल्दी बता दो। नहीं, पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था n, लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही 3 वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3 वैल्यूज ऑफ x एंड y। चलो कर लोगे, मैं इतना मान के चलता हूं, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। राइट डाउन थर्ड क्वेश्चन, फॉर द गिवन सैंपल फाइंड मॉड माइनस मीडियन 2, 3, 5, 7, 7, 4, 3, 5, 7, 9, 11, 9। ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, मैं ये मान कर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सैंपल वेरिएंस। हमें सैंपल वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है 3, 5, 2, 4, 6। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं एक्चुअली, इसलिए। ओके, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 3 वैल्यूज ऑफ x एंड y given below are fitted to y is equal to ax square, then the value of a is, a की वैल्यूज क्या होगी। ओके, a की वैल्यूज पूछा है कि a की वैल्यूज क्या होगी। तो a की वैल्यूज निकालने के लिए अब देखो कि मॉडल जो है ना वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। मैं लिखूंगा सिग्मा y इज इक्वल टू a सिग्मा एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 3। फिर मैं लिखूंगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू, टेबल तो लिखा ही नहीं मैंने, वैल्यूज तो लिखा ही नहीं, यहाँ पर वैल्यूज देना चाहिए। वैल्यूज क्या दिया हुआ है, x एंड y इज इक्वल टू 0, 3, 4।
24, 48 एंड 28, 24, 48 एंड 28 ऐसे वैल्यूज दी हुई हैं। सेकेंड पे जाऊंगा, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स क्यूब, ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर मैं लिखूंगा सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स रेज टू 4, इक्वेशन 1 हो गया। मैंने बोला कि मैं प्रायोरिटी के साथ 1 पे यूज करूंगा, मुझे सिर्फ ए चाहिए, तो यहाँ पर बी और सी कुछ नहीं है, ए ही है, तो मैं इस इक्वेशन का यूज करके मैं ए की वैल्यूज निकालूंगा। यहाँ से मुझे पता चलेगा ए इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन सिग्मा एक्स रेज टू 4, एक्स भी दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है, मैं मल्टीपल करके निकाल सकता हूँ। 0 का स्क्वायर इंटू 24 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 48 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 28 डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स रेज टू 4, 0 पावर 4 0, 3 टू द पावर 4 81, 4 टू द पावर 4 256। सो कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, ए पूछा था क्वेश्चन में, आ गया। सो ऑर्डर का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या मैंने बोला है। दूसरी चीज, स्टैटिस्टिक्स का टेलीग्राम वाले ग्रुप में स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट पेपर रखा हुआ है ना, उस टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ वो स्टैटिस्टिक्स के पेपर में है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद गेट के एग्जामिनेशन के टाइम पे सिर्फ पलट के देख लेना, गेट का कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं अगर स्टैटिस्टिक्स से आता है तो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यूज कर लेंगे। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, चलो उसको भी फिनिश कर लेते हैं। अपना नोट्स में है, मुझे ध्यान में आ गया लेकिन मैंने शायद लिखवाया नहीं है आपको। सो राइट डाउन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है ना वो आर स्क्वायर होता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज आर स्क्वायर। ओके, क्या रिप्रेजेंट करता है? आर स्क्वायर की जो वैल्यूज होती है क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है ना। तो ये एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या कहता है? इट्स से दैट आर स्क्वायर into 100, it says that how much percentage of data is linearly associated. linearly associated मतलब जितने सैंपल दिए हुए हैं उनमें से कितने परसेंट डेटा को मैं लीनियर रिलेशनशिप में एक्सप्रेस कर सकता हूं। ओके, ये वो प्रेजेंट करता है कितने परसेंट डेटा। सो हाउ मच के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे आर स्क्वायर इंटू 100%, इतने परसेंट डेटा वो लीनियरली एसोसिएट करता है। ओके, तो सर एग्जांपल के तौर पे कुछ एग्जांपल सिंपल सा दे दूं मैं। अगर मैं बोलूं कि आर की वैल्यूज 1/√2 आ रही है, आर की वैल्यूज 1/√2 आ रही है, तो आप बोलोगे सर आर स्क्वायर की वैल्यूज 1/2 होगी। आर स्क्वायर की वैल्यूज 1/2 होगी तो मैं बोलूंगा आर स्क्वायर इंटू 100% इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। सो जो भी मॉडल बनाया जाएगा उस मॉडल में 50% डेटा उस लाइन के ऊपर होगा और 50% डेटा उस लाइन के एबव और बिलो होंगे। ओनली 50% डेटा आर लिनियरली एसोसिएटेड टू ईच अदर। अगर मैं y इज इक्वल टू a प्लस bx कोई मॉडल बनाया हूं और उस मॉडल के लिए r की वैल्यूज अगर 1/2, आर की वैल्यूज 1/√2 आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि 50% डेटा इस लाइन के ऊपर होगा और 50% डेटा इस लाइन के ऊपर नहीं होगा। दैट इज अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। यस, सो ठीक है, कुछ लोग कैलकुलेट करके वैल्यूज बता रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आगे का लेक्चर कहाँ होगा सर, कैसे होगा, वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। जो भी स्टूडेंट्स लिंक है हम लोगों से उनको मैं बता दूं। अब आगे आने वाला लेक्चर जो होंगे वो आपको aspiration.ai के अकाउंट में मिल जाएंगे, है ना। तो aspiration.ai का जो अकाउंट है उसमें आपको लेक्चर्स होगा और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सुबह 8 बजे से 10 बजे तक डेली होगा, डेली होगा।
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 8 to 10 AM। अब आने वाले टाइम पे मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं लेने वाला हूं, तो आपको जो भी कंसर्न, जहां से भी आप लेक्चर अटेंड करने की सोच रहे थे, या फिर जिन लोगों ने आपको रिप्लाई दिया था कि यूट्यूब पे लेक्चर हैं, तो आप वहां पर जाकर उनसे अपने जैसे कि आप सपोज किसी XYZ के थ्रू लेक्चर देखने आ रहे हो, तो उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए कि मैं ये वाला लेक्चर कैसे अटेंड करूं, कहाँ से अटेंड करूं, किस तरीके से करूं, क्या कोई प्रोसेस है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। थैंक यू एवरीवन।